अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि हाँ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? फीमेल से मेनोपॉज की कंप्लेन आती है, जैसे 45 अराउंड में फीमेल से मेनोपॉज होने लगता है। मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन लेवल कुछ और होता है, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है। फीमेल्स में कंप्लेन होती है कि जब सुबह सुबह उठती हैं तो उनके जोड़ों में दर्द, गांठों में दर्द ये चालू हो जाता है। तो ये सुबह सुबह का दर्द ये क्या है? जोड़ों की दर्द की अगर बात करें तो घुटने में दर्द ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने में मिल रहा है। इवन अब 30-35 साल 40 साल की उम्र में भी गठिया और घुटने का दर्द ये चालू हो जाता है, नी पेन चालू हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है आजकल? और होम्योपैथिक में क्या नी पेन ठीक हो सकता है? आपके पास में ऐसी दवाइयाँ भी हैं? आजकल फीमेल्स काफ़ी हाई हील पहनती हैं, और हाई मतलब काफ़ी हाई, मतलब इवन 6 इंच की भी हील पहनती हैं। आप जब फुट रखते हो फ्लोर पर तो आपका ऐसे फुट आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करिए 6 इंच की मैंने हील पहना तो पोजीशन ये हो जाएगी पैर की, ठीक है। यानी आपका सारा लोड पंजों पर है, आपकी हील तो ज़मीन पर है ही नहीं, तो उसमें घुटनों का भी अलाइनमेंट आउट हो जाता है। तो घुटने जो एक फ्रिक्शनल इंजरी है वो इस तरह से करके ये चलना चाहिए था, वो मूवमेंट बिल्कुल ऑल्टर्ड हो जाता है। यानी ऑल्टर्ड गेट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड होता है तो कभी सुना है कि उसको कोई तंदूरी चिकन खिलाया जाता हो? नहीं खिलाया जाता, केवल दाल सूप मिलता है। उसके पीछे एक रीज़न है। घुटने के दर्द में और जोड़ों के दर्द में होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है? आप लोग क्या दवाइयाँ देते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो घुटनों में चट 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 की आवाज़ आती है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऐसे अपनी हड्डियाँ चटकाता है तो किसी किसी के नॉर्मल उठने बैठने में चलने में भी चट चट की आवाज़ आती है। कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हम एसी में बिल्कुल नहीं सो सकते, एसी में सोते ही वो सुइयाँ से चुभने लगती है, जैसे ठंडी सुइयाँ कोई चुभा रहा है या बिल्कुल जैसे बर्फ जमने लगती है। तो क्या घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो सकता है होम्योपैथिक दवाइयों से? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द के बारे में। होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, क्या दवाइयाँ आती हैं? बात करने के लिए हमारे साथ में है आज डॉक्टर कंचन मित्तल, जो कि पिछले 22 सालों से गाजियाबाद में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहेगी। तो डॉक्टर कंचन, सबसे पहले तो बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं? सो अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है जो आपका, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। सपोज करिए ये जॉइंट है, अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन होगा, इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत जनरल टर्म है जो आपके किसी भी जॉइंट के बारे में, ये केवल नीज के बारे में नहीं है, आपके रिस्ट में भी हो सकती है दिक्कत, आपके स्मॉल जॉइंट से भी हो सकती है, आपके एल्बो में भी हो सकती है, शोल्डर में भी हो सकती है, बैक में, आपके नी जॉइंट में, एंकल में, इवन टोज में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब आइटिस का मतलब क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के बहुत कैरेक्टरिस्टिक कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे आपका रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड स्टिफनेस। अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो पेन और स्टिफनेस भी आ सकते हैं। अब अगर हम इसके रीजंस की बात करते हैं तो प्राइमरी रीजन होते हैं। प्राइमरी रीजन में जैसे एक नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है कि सपोज करिए आप एक नॉर्मल एक व्यक्ति की 80 साल की लाइफ है, 40 साल के बाद सपोज करिए उन्होंने आधे जीवन अपना व्यतीत कर लिया, उसके बाद जो एज रिलेटेड वेयर एंड टियर है कि आप उनको जॉइंट्स को रेगुलर यूज में आ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा, अगर हम लेबल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जॉइंट्स घिसने लगते हैं, तो उसको हम एज रिलेटेड या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। अगर हम सेकेंडरी वाली की बात करते हैं तो जितने भी अदर इश्यूज है, जैसे आपके ओबेसिटी हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे सपोज करिए किसी को थायराइड है या आपको गाउट की प्रॉब्लम है, रिवेटेड आर्थराइटिस है, कोई जॉइंट्स में आपको कोई किसी भी तरह की जर्क लगा है, इंजरी हुई है, ऑक्यूपेशनल भी हो सकती है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनकी बैक में बहुत सीवियर पेन होती है, क्योंकि जब आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो इतने शॉक लगते हैं आपकी स्पाइन में, उससे बीच के जो आपके कुशंस होते हैं जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो जितने भी अदर फैक्टर्स हो गए एज रिलेटेड नहीं, वो सारे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें आपके सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, सपोज करिए मैं इस जॉइंट का एग्जांपल देती हूँ, तो अगर इस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी जॉइंट की और आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे एक नॉर्मल इंसान को आपकी कलाई की अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो चारों दिशाओं में मूवमेंट होना चाहिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब होना चाहिए। यदि मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, सीवियर पेन होगा, स्टिफनेस भी आ सकती है, किसी किसी केसेस में रेडनेस और हीट भी हो सकती है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम होते हैं किसी भी जॉइंट में अगर आर्थराइटिस आपको है तो। और पेन चालू हो जाता है? पेन तो होगा ही होगा, वो मैंने आपको बताया कि पेन तो होगा, कहीं पे भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो होगा ही होगा। पेन होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट होगी, स्टिफनेस भी आ सकती है और समटाइम रेडनेस और स्वेलिंग भी आ सकती है। जैसे अगर हम बात करें स्पेशली फीमेल से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलती है ये।
मेन 2 रीज़न है। एक अगर फीमेल से मेनोपॉज की कंप्लेन आती है, जैसे 45 अराउंड में फीमेल से मेनोपॉज होने लगता है। मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन लेवल कुछ और होता है, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है। डाउन होने से इन्फ्लेमेशन के चांसेस जॉइंट्स में बढ़ जाते हैं। तो ये तो फीमेल में बेसिक रीज़न हो गया, इसीलिए देखा गया कि फीमेल्स में ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी बात, फीमेल्स की बॉडी की एनाटॉमी अलग होती है, यदि बनावट अलग है। उनका जो पेल्विक गर्ड होता है, हिप वाला पोर्शन उनका ब्रॉड होता है। उस ब्रॉडनेस के चलते हुए उनका जो घुटना है, घुटने के बाहरी पोर्शन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वहाँ से फिर कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। दूसरी बात, मेनोपॉज के बाद जैसे हम मेडिकली पढ़ते हैं, पेशेंट को बताते हैं, 5 से 6 किलो की प्रोबेबिलिटी होती है मेनोपॉज में वेट बढ़ने की। तो वेट बढ़ेगा, आपको 50 किलो के हो तो भी उन्हीं जॉइंट्स पे खड़ा होना है, वही हील्स काम आनी है आपकी। कॉमनली देखा गया ज़्यादा वेट वाले लोगों के घुटने और हील सबसे पहले बोल जाते हैं, क्योंकि वही कार्टिलेज है। वही कार्टिलेज 50 किलो भी उठाएंगे और वही कार्टिलेज अगर आप 150 किलो के, 100 किलो के, तो उन्हीं को बर्डन करना है। तो जितना हैवी है आप उतना जल्दी वो प्रेशर में आएंगे, उतना जल्दी डैमेज होगा। तो फीमेल्स में तो बहुत बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो स्पेशली मेनोपॉज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल एपिसोड भी बनाया है मेनोपॉज के ऊपर, और उसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तैयारी क्या, आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करनी चाहिए, आपको अपने खान पान में क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए, डूज एंड डोंट बताए गए हैं। तो वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं, मेनोपॉज का बहुत अच्छा एपिसोड है। तो एक चीज़ और है कि कई बार स्पेशली फीमेल्स में कंप्लेन होती है कि जब सुबह सुबह उठती हैं तो उनके जोड़ों में दर्द, गांठों में दर्द ये चालू हो जाता है। तो ये सुबह सुबह का दर्द ये क्या है? बहुत बेसिक रीज़न है। जैसे सपोज करें किसी भी जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो अब कांस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से वो बात तो नहीं रहेगी जो एक नॉर्मल जॉइंट पे होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बोन से बोन का कनेक्शन लिगामेंट के थ्रू होता है, और बोन से मसल्स का कनेक्शन वो टेंडन के थ्रू होता है। अब क्योंकि जॉइंट आपका वीक है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है, तो उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जो एक तरीके से ग्रीसिंग का काम करता है। क्योंकि जॉइंट वीक है, इन्फ्लेम्ड है, तो वो फ्लूइड भी कम बनेगा, टेंडेंस भी आपके श्रिंक होने लगेगी, यानी स्टिफनेस आने लगती है, क्योंकि वो जॉइंट से कनेक्टेड है सारा आपका। मसल्स वीक है क्योंकि रात को आप सो गए, आप जब शिथिल पोजीशन में आ गए, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। हमारी बॉडी की मैक्सिमम रिकवरी तो रात को ही होती है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेम्ड जॉइंट है तो फ्लूइड कम बनेगा, टेंडेंस श्रिंक हो रहे हैं, मसल्स वीक है, तो सुबह उठ के आपको दिक्कत होती है। वही पेशेंट ये भी बोलते हैं कि हम उठकर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, या हम सिकाई कर लें, हम थोड़ा सा वॉक कर लें, तो उनको बेटर लगता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बेटर हो जाता है उसमें, तो सप्लाई आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं, स्टिफनेस खुल जाती है। किसी भी चीज़ को ठंडी अवस्था में श्रिंक करती है, शिथिल पड़ती है, उसको थोड़ा वार्मथ देने से। वार्मथ ये ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल वार्मथ, जब आप कोई वर्कआउट भी करते हो, हल्का सा एक्सरसाइज भी कर ले, तो बॉडी अपने सेल्फ हीट क्रिएट करती है, उससे बेटर हो जाती है मॉर्निंग स्टिफनेस। दवाई तो डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस उससे बेटर हो जाती है जब आप थोड़ा सा मूवमेंट में आते हो। तो मूवमेंट अगर सवेरे उठ के थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये एपिसोड आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका सही जवाब देने पर आपको डॉक्टर कंचन से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि हाँ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? देखिए, उसमें आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। ब्लड टेस्ट में हम लोग CBC कराते हैं, ESR कराते हैं, गाउट लेवल के लिए यूरिक एसिड करवाया जाता है, RA फैक्टर भी कराया जाता है, कुछ और अदर टेस्ट भी करा सकते हो आप। मतलब बेसिक तो यही वाले टेस्ट होते हैं जो बहुत कॉमनली मिलता है। उसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम लेवल, विटामिन D, ये भी हम लोग चेक कराते हैं। जोड़ों की दर्द की अगर बात करें तो घुटने में दर्द ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने में मिल रहा है। इवन अब 30-35 साल, 40 साल की उम्र में भी गठिया और घुटने का दर्द ये चालू हो जाता है, नी पेन चालू हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है आजकल, और होम्योपैथिक में क्या नी पेन ठीक हो सकता है? आपके पास में ऐसी दवाइयाँ भी हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको दोबारा वही रिपीट करना चाहूँगी कि 50% ट्रीटमेंट आपके अपने हाथ में होता है। अगर हम विटामिन D का मतलब सन का एक्सपोजर लेते हैं तो विटामिन D नेचुरली बनता है। अगर हम दूध से बने प्रोडक्ट खाते हैं, आजकल जितनी भी यंग जनरेशन जो भी मेरे पास आती है वो सबकी ज़िंदगी चिली पटेटो, मोमोज, चाउमीन पे चल रही है। कोई बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, दही नहीं खाना चाहता, पनीर सब्जी में खा लेंगे। अगर उनको बोल दो रॉ पनीर खाना है, मखाने खाने हैं, चने खाने, तो वो पसंद ही नहीं करते। नमक का इंटेक ज़्यादा करते हैं। धूप में तो बैठना बच्चे भूल ही गए हैं। इवन बड़े लोग भी कई बार की सब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो सुबह उठ के वो सीधे AC रूम्स में चले गए, तो विटामिन D बॉडी में होता ही नहीं है। तो विटामिन D कम, बॉडी में कैल्शियम कम, आपका ख़राब डाइट, आपकी ओबेसिटी, ये सारे फैक्टर्स मिला के कुल मिला के नीज़ को गड़बड़ कर देती है।
आजकल फीमेल्स काफ़ी हाई हील पहनती हैं, और हाई मतलब काफ़ी हाई, मतलब इवन 6 इंच की भी हील पहनती हैं। आप जब फुट रखते हो फ्लोर पर तो आपका ऐसे फुट आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करिए 6 इंच की मैंने हील पहना तो पोजीशन ये हो जाएगी पैर की, ठीक है। यानी आपका सारा लोड पंजों पर है, आपकी हील तो ज़मीन पर है ही नहीं, तो उसमें घुटनों का भी अलाइनमेंट आउट हो जाता है। तो घुटने जो एक फ्रिक्शनल इंजरी है वो इस तरह से करके ये चलना चाहिए था, वो मूवमेंट बिल्कुल ऑल्टर्ड हो जाता है, यानी ऑल्टर्ड गेट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। साथ में सुबह उठना नहीं, जागना नहीं, वो सारा पैटर्न, डिसिप्लिन लाइफ, इस वजह से मेन प्रॉब्लम यंग जनरेशन में जो आ रही है। और ओबेसिटी भी इसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मोटापा देखने में मिल रहा है आजकल यंग पेशेंट्स में, यंग एज में बहुत मोटे हो जा रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने आपको बताया कि मोटापा और आपका खान पीन, कि आप क्या खा रहे हो, मेनली आपका मिल्क इंटेक कितना है, आपका फ्रूट्स और सैलेड इंटेक कितना है, आप नमक कितना खा रहे हो, चीनी कितना खा रहे हो, क्योंकि नमक और चीनी की प्रॉपर्टी होती है इन्फ्लेमेशन को दावत देने की। मतलब अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ का अगर आप सर्वे करोगे, वो 1 साल तक के बच्चे को नमक चीनी बिल्कुल नहीं देते, वो बल्कि और बड़े होने तक भी नहीं देते, उनको चीनी तो देते ही नहीं है। अच्छा, अब इंडिया में भी कंसेप्ट आ गया दूध फीका पिलाने का बच्चों को, बॉर्नवीटा वगैरह भी बहुत सारे पेशेंट्स अब नहीं दे रहे हैं, और चीनी तो बिल्कुल नहीं दे रहे। तो जो समझदार है, नमक चीनी जब हम छोटे थे तो केचुए पे नमक डालते थे अपने चाइल्डहुड में, तो वो गल जाता है, हाथ के हाथ मर जाता है, तो इसका मतलब नमक की गलाने की टेंडेंसी होती थी। डेड बॉडी को भी नमक डाल के गलाया जाता है ना, तो अगर आप ज़्यादा नमक खाओगे तो हड्डियों में कहीं ना कहीं तो वो गलन क्रिएट करेगा। और जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको कार्ब्स चाहिए पनपने के लिए, यानी मीठा चाहिए। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड होता है तो कभी सुना है कि उसको कोई तंदूरी चिकन खिलाया जाता हो? नहीं खिलाया जाता, केवल दाल सूप मिलता है। उसके पीछे एक रीज़न है, कार्ब्स खत्म कर देते हैं। जितने भी बैड बैक्टीरिया, जितने भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, अगर आप कार्ब्स खत्म कर दीजिए बॉडी में, है ना, आप मेनली प्रोटीन पे आ जाइए। हाँ, यूरिक एसिड है तो मैं नहीं बोलूँगी ये वाली बात, लेकिन एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन के लिए अगर आप कार्ब्स कम कर दो, यानी मिठाई कम कर देते हो, तो आपकी बॉडी के आधे इन्फ्लेमेशन भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनको फ्लरिश करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके कार्ब्स पे फ्लरिश करते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ के आ रहा है, तो अगर गांठों में पेन है या घुटने में पेन है तो यूरिक एसिड टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, ब्लड से आपको पता चलता है। बहुत सिंपल, ज़्यादा महंगा टेस्ट भी नहीं, मेरे हिसाब से 150 रुपये में होना चाहिए। सीरम यूरिक एसिड बोलते हैं उसमें, अगर आप वो करा लेते हो तो उसमें विटामिन डी भी कराना चाहिए, सीरम कैल्शियम भी और यूरिक एसिड भी, और एक ESR। तो ये पता चल जाता है कि गाउट्स की प्रॉब्लम है या नहीं। ESR बढ़ा हुआ है इसका मतलब नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपको गाउट्स की प्रॉब्लम है, विटामिन डी कैल्शियम डिस्टर्ब है इसका मतलब उसकी वजह से आपको पेन हो रही है खाली, RA फैक्टर बढ़ा हुआ है इसका मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये नॉर्मल अर्थराइटिस नहीं है। तो वो अलग अलग पैरामीटर्स है। अगर ये सारे नॉर्मल आ रहे हैं इसका मतलब आपको एज रिलेटेड, अगर मान लीजिए आप किसी बुजुर्ग में कराते हो, RA नेगेटिव है, यूरिक एसिड ठीक है, विटामिन ठीक है, तो उनका इसका मतलब ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बहुत देखने में आ रहा है, हालांकि इस पे अलग से एपिसोड बनाऊंगा और तब हम लोग बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। तो आज घुटने के दर्द में और जोड़ों के दर्द में होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, आप लोग क्या दवाइयाँ देते हैं, वो अगर बताएं तो हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मेजरली जो पेशेंट्स आते हैं वो गाउटी अर्थराइटिस लेकर आते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इतना ज़्यादा नहीं है पेशेंट्स में। तो अगर हम नी पेन की बात करते हैं, और तो ज़रूरी नहीं कि नी, आपके पैरों में दिक्कत होती है ना, तो उसमें एंकल जॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट होता है और नी जॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कई लोग कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो घुटनों में चट 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 की आवाज़ आती है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऐसे अपनी हड्डियाँ चटकाता है, तो किसी किसी के नॉर्मल उठने बैठने में चलने में भी चट चट की आवाज़ आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम कॉस्टिकम देते हैं, कॉस्टिकम, और 200 पोटेंसी में अगर सुबह शाम रेगुलर लिए जाए बहुत अच्छा काम करती है। 30 ml पैकिंग में सारी ड्रॉप्स मिल जाती है मार्केट में, बहुत इकोनॉमिक रेट पे भी मिलती है और सेफ भी है। ऐसा नहीं कि आपने खाया तो आपको कोई साइड इफेक्ट कर गई, सपोज करिए वो बॉडी में बेकार भी चली गई, मान लीजिए आपकी इंडिकेटेड रेमेडी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया होम्योपैथिक इंडिकेटेड रेमेडी से काम करती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 2-4 दवाई बता दूँ तो सारी आपके ऊपर वर्क कर जाए, क्योंकि आपकी बॉडी को कौन सी दवाई सूटेबल करेगी वो तो केस टेकिंग के बाद पता चलता है, कि मुझे आपके बारे में टोटल बेसिस पे पता होना चाहिए। वो एक इंडिकेटेड निकलेगी रेमेडी जो 100% काम करेगी। कॉस्टिकम एक बेसिक रेमेडी है जो जॉइंट्स की चट चट की आवाज़ को, इसका पता ल्यूब्रिकेशन कम हो रही है। चट चट तब कब रहेगी ना, जब आपके 2 जॉइंट्स आपस में से टकराएंगे, तब वो कड़कड़ की साउंड करेंगे। इसका मतलब कार्टिलेज कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो फ्लूइड है वो कम हो गया। तो उसको थोड़ा बेटर करने के लिए, ग्रीसिंग बढ़ाने के लिए कॉस्टिकम हम देते हैं। और अगर स्टिफनेस है, पेशेंट कहीं कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है कि हम सुबह बैठ गए, जैसे मेरे पास चिकनगुनिया के बाद बहुत पेशेंट्स आए, तो वो मतलब वो कहते थे कि जैसे हमें टॉयलेट सीट पे बिठाने के लिए बहुत दिक्कत है। भाई आप इरेक्ट पोजीशन में हो, आपको टॉयलेट सीट के लिए कुछ बेंड करना पड़ेगा, तो बॉडी जब इतनी स्टिफ है या आप बैठ गए तो आपको खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उसी पोजीशन में आपकी फिक्स हो जाती है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है तो हम रेस्टॉक्स देते हैं,
रस्टॉक्स नाम है दवाई का। अगर 200 पोटेंसी में पेशेंट खाते हैं, पोटेंसी बोलते हैं इसको, 200 जैसे एलोपैथिक में mg होता है, हम लोग पोटेंसी बोलते हैं। तो बहुत सेफली आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम खा सकते हो। किसी भी क्रॉनिक इलनेस में कितना लेना है? अगर आप ड्रॉप्स में लेते हो तो 3 से 4 ड्रॉप सफिशिएंट होती है, क्योंकि जैसे मदर टिंचर जो होता है वो 15 ड्रॉप लेनी पड़ती है। ये 200 पोटेंसी है तो इसकी 3 से 4 ड्रॉप एक बारी में सफिशिएंट होती है। तो पानी में डाल के लिया जाए ज़्यादा बेटर, क्योंकि कई बार टंग पे डायरेक्टली लेने से उसमें 90% तक एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, वो ब्लिस्टर क्रिएट कर देती है। तो आप 1 चम्मच पानी में ले लो या आधे कप पानी में, वो आपका अपनी स्वेच्छा है, आपको हल्का सा डाइल्यूट करके ले। तो आधे कप पानी में सुबह शाम 3 दिन बोले आप। बेटर है होम्योपैथिक की दवाई, क्योंकि वो हर्बल प्रिपरेशन होती है, वो जड़ी बूटी के अर्क से ही बनती है प्रोसेस करके, तो आपको वो एसिडिटी भी नहीं करेगी। आप एम्प्टी स्टमक ले लो या बिफोर मील्स ले लो, आप आधे घंटे पहले। आप मान लो ट्वाइस अ डे लेते हो, 15 डेज तक आप लेते हो, तो अगर आपके लिए वो सूटेबल दवाई है आपके हिसाब से, तो वो 15 डेज में आपको काफ़ी बेटर कर देगी। अभी मेरे पास एक पेशेंट आने शुरू हुए, अपोलो हॉस्पिटल आपने सुना होगा, उसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, वो खुद भी डॉक्टर है। तो कहीं से उनको मेरा रेफरेंस मिला कि भाई आप उनसे बात कर लो। तो जब वो मेरे पास डे 1 पे आए थे तो वो स्टिक्स ले रहे थे एक, तो उनके राइट नी में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक स्टिक कैरी किया हुआ था ताकि इस पे लोड ना पड़े, और लेफ्ट नी पे वो मेजरली चल रहे थे। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने बताया कि मैम इस नी में तो दिक्कत है, क्योंकि अब मैं इस नी से ज़्यादा चलता हूँ तो इसमें भी दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो कुछ OPDs के बाद ही जैसे हमारी कुछ विजिट हुई तो उनकी स्टिक भी छूट गई। अब वो बहुत थैंकफुल थे मेरे लिए, और वो आज की डेट में जैसे आप घर में एक साइकिल रखते हो चलाने वाली, वो भी चला पा रहे, पहले वो चल भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे वो, बहुत अच्छा लगा उनको। अब ये तो हो गई एक स्टिफनेस वाली बात कि भाई आपका जॉइंट चल ही नहीं रहा, आपको स्टिफनेस है। अगर 200 पोटेंसी काम नहीं करती तो हम 1M पावर पे जाते हैं। 1M मतलब 1 बिलियन पावर, या इसको 1000 पावर भी बोलते हैं। तो ये क्योंकि 1M पावर थोड़ा हायर पावर होती है, तो इसको बिना सोचे समझे ना लिया जाए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं बहुत सेफली देती हूँ पेशेंट को, वंस इन अ डे हम देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको स्पेशली स्टिफनेस है, वो भी मॉर्निंग स्टिफनेस, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेन इस तरह के कि आपको हीट से रिलीफ मिलता है, कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम बहुत सिकाई करनी पड़ती है, सिकाई से ही फर्क पड़ता है, तो हम उसमें मैगफॉस देते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम नाम है उसका दवाई का। और ये किसी भी तरह के आपके, ये बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन है जहाँ पे मसल्स इन्वॉल्वमेंट है और हीट से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो काफ़ी हद तक रिलीफ करते हैं। जैसे आपको पेट में भी दर्द है और आपको हीट से अगर रिलीफ मिल रहा है तो मैगफॉस दे सकते हैं। तो इसकी क्या डोज रहेगी? 200 पोटेंसी में देखिए, अगर आप होम्योपैथिक दवाई को आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत है तो आप मल्टीपल टाइम खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है तो आप 3-3, 4-4 ड्रॉप हर घंटे पर ले लो, 1.5 घंटे पे ले लो, 2 घंटे पे ले लो। अगर इंडिकेटेड रेमेडी तो वो काम कर जाएगी। आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है, आपने अपने आप से ही लिया है, किसी के अंडर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो नहीं भी काम कर सकती। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको एक्यूट सिम्टम आ रहे हैं, आप फटाफट दवाई खाओ, घंटे घंटे पे भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूट केस में नहीं तो दिन में 3 बार खाइए। वैसे दिन में 3 बार लेके देख, 3 बार मॉडरेट डोज होती है, ट्वाइस अ डे भी ले सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटेड रेमेडी है, आपकी बॉडी के हिसाब से सूटेबल है, तो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार भी सफिशिएंट है। अगर 30 में है तो दिन में 3 बार सफिशिएंट है। 1 मिलियन पावर में है तो दिन में 1 बार सफिशिएंट है दवाई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हम AC में बिल्कुल नहीं सो सकते, AC में सोते ही वो सुइयाँ से चुभने लगती है, जैसे ठंडी सुइयाँ कोई चुभा रहा है या बिल्कुल जैसे बर्फ जमने लगती है। तो उसमें एक दवाई का नाम है एगैरिकस मस्कैरिस, बहुत अच्छी दवाई है। कई लोग बोलते हैं कि कूलर में, AC में बिल्कुल एकदम बहुत दिक्कत होती है कि उनको कपड़ा ही ढकना पड़ता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कई लोगों को थोड़ा हल्का सा शॉल वगैरह को लपेटना पड़ता है जॉइंट्स पे स्पेशली, तो उसमें एगैरिकस बहुत अच्छा काम करती है। कई बार लोगों के जॉइंट्स काफ़ी मोटे मोटे जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, यानी रेड भी होते हैं, अगर आप उनको टच करोगे तो वो हीट भी इवॉल्व कर रहे होते हैं और स्वेलिंग भी होती है। मतलब वो इस तरह से अगर आप टच करके देखोगे काफ़ी अच्छा खासा गर्म होता है, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका देते हैं। एपिस मेलिफिका ये मधुमक्खी से बनती है दवाई है। इसको देने से पेशेंट को जो पेन है, रेडनेस है, हीट है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत रिलीफ मिलता है। कई लोगों को क्या होता है, उनको मन करता है कि ठंडे पानी में पैर डाल लें, है ना। ये जैसे एंकल जॉइंट की हम बात करें, स्पेशली एंकल्स में, कि एंकल्स इतने स्टिफ है क्योंकि आपका सारा लोड बॉडी का नीज के बाद तो एंकल्स पर ही है, तो एंकल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। और कई बार पेन इतना सीवियर होता है कि वो एंकल से ऊपर तक, जैसे रेफर्ड पेन बोलते हैं ना, कि पैरों से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो ऊपर तक झनकार निकल रही है, तो उसमें फिर हम लीडम पाल्कस देते हैं पेशेंट्स को। तो इस तरह से कुछ ही बेसिक मेडिसिन होती है जो हम यूज़ करते हैं। और जितनी भी दवाइयाँ आपने बताई हैं, ये 200 मीडियम पोटेंसी मानी जाती है, जिसको आप सेफली स्टार्ट अगर करना हो किसी को तो 200 से चालू करें। अच्छी पोटेंसी है 200 पोटेंसी, बहुत हायर पोटेंसी पे अपने आप से मत जाइए, क्योंकि होम्योपैथिक में मिथ होता है कि मीठी मीठी गोली है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आप उसको खराब तरीके से खाओगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि होम्योपैथिक भी साइड इफेक्ट कर सकती है अगर आप उसको रॉन्गली प्रिस्क्राइब्ड है, रॉन्गली आप गलत तरीके से ले रहे हो, बिना किसी अंडर सुपरविजन के। आप 1M पोटेंसी खा रहे हो, 10M पोटेंसी खा रहे हो, बिना सोचे समझे। कई दवाई ऐसे होती है जो आपस में नहीं करती हैं, जैसे मैंने आपको रस्टॉक्स का नाम लिया, मैंने आपको एपिस का नाम लिया, ये बिल्कुल एंटीडोट करती है आपस में, इनिमिकल मेडिसिन बोलते हैं कि इसके संग में ये नहीं लेना है,
तो वो कॉम्बिनेशन तो आपको डॉक्टर ही बताएगा ना। पता चला आपने सुन लिया रक्सटॉक्स के बारे में, आपने सुन लिया एबिस के बारे में, आपने कहा चलो दोनों को क्लब करके ले लेते हैं, दोनों इनिमिकल लिखा हुआ है कि एक के बाद दूसरे को नहीं देना है, साथ में तो बिल्कुल नहीं देना है, तो कुछ मेडिसिन इनिमिकल भी होती है। तो वो सब डॉक्टर का अपना सिलेक्शन होता है, उसको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी दवाई साथ में देनी है, कितनी पोटेंसी में कितने बार खिलानी है और कितने दिन तक खिलानी है। क्रॉनिक केसेस में आप किसी दवाई पे 15 दिन टिकते हो, अगर आपकी वो दवाई बढ़िया काम नहीं करे तो आप उसकी हायर पोटेंसी पे जाते हो या फिर सॉल्ट चेंज करते हो। ऐसा नहीं कि उसी दवाई को आप खींचते जाओगे आगे, अगर वो सॉल्ट काम नहीं करा तो दवाई चेंज कर देते हैं। तो किसी को अगर माइल्ड पेन है या फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में नी पेन है, गठिया है, तो जो आपने मेडिसिन बताई डिफरेंट इंडिकेशन में, तो 200 पोटेंसी से चालू करें। बहुत अच्छे पोटेंसी, 3-4 ड्रॉप सुबह शाम या दिन में सुबह शाम या दिन में 3 बार लें। 3 बार, और पेशेंट्स के लिए कम से कम 15 दिन खाकर देखें उस दवाई को, उस सॉल्ट को। उसके बाद ही आप उसकी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बेटर है तो फिर लालच करने की जरूरत नहीं, उसी को जैसे आपको लगे कि बेटर हो गया तो फालतू में दवाई खाने भी नहीं, मैं दवाई छुड़वा देती हूँ पेशेंट की। ऐसा नहीं कि ना हम उसको दवाई के ऊपर ही स्टेबल रखना है। जैसे मैं पेशेंट को बोलती हूँ जब आपको बेटर लगे तो मुझे बताइए, फिर मैं धीरे धीरे करके रिड्यूस करती हूँ दवाई, ताकि एक पॉइंट पे आके तो मुझे उसको ड्रग फ्री लाइफ पर रखना है ना, कि भाई अब तुम्हारी दवाई चलो बंद हो गई, तुम आराम से मस्त रहो, मैनेजमेंट करते रहो। तो क्या घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो सकता है होम्योपैथिक दवाइयों से? एज रिलेटेड है तो मैं कहूँगी कंट्रोल हो सकता है। अगर वो किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से है, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, तो 100% ठीक हो सकता है। हाँ, अगर वो एक एज रिलेटेड वियर एंड टियर है कि 70s 80s में या और ओल्ड एज में आके अब थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, स्टिफनेस है, पेन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं उनकी, जो भी पेशेंट है। अगर वो बहुत अर्ली एज में गई, आजकल तो बहुत यंग जनरेशन में भी होता है, वो 100% कंट्रोलेबल है और क्यूरेबल भी है। आजकल नी रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई आपका पर्सनल ऐसा केस है जो नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहा हो और आपकी मेडिसिन से उसको फ़ायदा हुआ हो? हाँ बिल्कुल, एक मिस्टर चतुर्वेदी हमारे पास आते थे पहले, तो वो बैडमिंटन के काफ़ी शौकीन रहे थे, तो वो खेलते थे काफ़ी, लेकिन कुछ रॉन्ग रहा होगा। उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले मिट्टी के पेवमेंट पे खेलते थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वो किसी ऐसे कोर्ट में चले गए जहाँ पे सीमेंटेड कंक्रीट, उसके बाद क्योंकि आपको उसमें पुश नहीं मिलता, एक जर्क लगता, हाँ, उससे उनके जॉइंट्स खत्म हो जाते, क्योंकि कच्ची मिट्टी में खेलने में और फर्श पे खेलने में अलग बात होती है। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो उन्होंने हमसे कंसल्ट किया। कुछ टाइम दवाई चली, मैं ये तो नहीं बोलूँगी 2-4 दिन की दवाई में वो ठीक हो गए, क्योंकि दोनों जॉइंट्स उनके बेकार हो गए थे। बेकार मतलब उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट था, खेलना मिलना तो बंद ही कर दिया था उन्होंने। तो कुछ टाइम उन्होंने दवाई ली, कुछ मंथ्स शायद चली होगी, उसके बाद तो उनको वापस कोर्ट तक पहुंचा दिया हमने। पर उनको फिर हमने यही बोला कि आप मिट्टी के कोर्ट में खेला, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो सीमेंटेड कोर्ट से सारा गड़बड़ हुआ, क्योंकि आपका वो है ना कार्टिलेज डैमेज हो गया, इतना ठप्पा लगा उसमें, इतना जर्क लगा कि कार्टिलेज डैमेज हो गया। तो उसको थोड़ा रिपेयर करने की दवाई दी, कुछ उनको मैनेजमेंट बताया, कुछ एक्सरसाइज बताई, कुछ उनको एडवाइस करा कि थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी की भी सपोर्ट लो। उसमें भी क्या करते हैं, वो हीटिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज आपको कराते हैं, फिर पेशेंट उतने में सीख जाता है, आप उसको घर पे कंटिन्यू करो, हीटिंग भी कर लीजिए आप घर पे और एक्सरसाइज भी करिए, साथ में दवाई लीजिए। तो डॉक्टर कंचन, होम्योपैथिक में क्या एज वाइज दवाइयाँ अलग अलग होती हैं या एक ही दवाई सारी एज में काम करती हैं? देखिए, दवाइयाँ वही होती है, जैसे मैं आपको सपोज करिए किसी भी मेडिसिन का नाम लेती हूँ, सपोज करिए मैंने लाइकोपोडियम आपको लिया, वो 30 में भी है, 200 में भी है, 1 में भी है। अब वो डॉक्टर का अपना विवेक है कि वो किस पेशेंट को उसकी इम्यूनिटी के आधार पे, उसकी सिम्टम के आधार पे कौन सी पोटेंसी या फिर कौन सा ड्रग सिलेक्शन देना चाहता है। उसमें एज वाइज कुछ भी नहीं है, आपको पेशेंट के टोटलिटी पे जाना पड़ेगा, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी अभी की कंप्लेन, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री, उसको टोटलिटी बेस पे आप दवाई निकालोगे। एज का कोई बॉदरेशन नहीं है, 10 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग हो, आपको टोटल बेसिस पे आप काम करते तो एक रॉक सॉलिड ट्रीटमेंट निकल के आते हैं। वही पुख्ता मेडिसिन है जो मैं आपको दवाई के मैंने आपको नाम बताए। अगर उसको आप फर्स्ट एड मेडिसिन के तौर पर लेते हो, बहुत अच्छी दवाइयाँ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ से बात करिए, अपना पूरा केस डिस्कस करिए, अपनी जेनेटिक हिस्ट्री भी उनको बताइए, पास्ट हिस्ट्री भी बताइए, प्रेजेंट कंप्लेन आराम से डिस्कस करके फिर एक रॉक सॉलिड ट्रीटमेंट लीजिए। वो जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे वो बेस्ट होगी। बाकी जो आप मेडिसिन हमसे सुनते हैं चैनल्स पे, वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पे आप ट्रायल के लिए ले सकते हो, लेकिन वो सॉलिड ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होगा। डॉक्टर कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, इस शो में मुझे बुलाने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आज का सवाल है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, उसका क्या नाम होता है? कमेंट करके हमें बताइए, और कमेंट करने वाले एक लकी विजेता को डॉक्टर कंचन से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो ज़रूर
हमें कमेंट में पूछिए, डॉक्टर कंचन ज़रूर उसका जवाब देंगे। लेकिन तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हमारे एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।